Bismillahirrahmanirrahim. Once again, my dear students, welcome to my third lecture about megalitinides, repaglinides, mechanism of action, mode of action. मेरे सब स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि इससे पहले हमने काफ़ी डिस्कशन किए एंटी डायबिटिक एजेंट्स के हवाले से। तो ये हमारे पास जो है वो ये थर्ड ड्रग है जो 6 मुख्तलिफ क्लासेस हैं, उसको मैंने आगे जो है एक एक को मैंने डिस्कस करना है। तो काइंडली ये हमारा जो है दिस इज़ द थर्ड वन ड्रग यू कैन से रीपाग्लिनाइड। तो ये रीपाग्लिनाइड, इफ़ यू रिमेंबर in my previous classes I have already discussed that let's suppose if you have a drug, let's suppose ciprofloxacin, that is broad spectrum antibiotic। तो ciprofloxacin जो है ये बिलोंग करता है, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन के साथ। तो फ्लोरोक्विनोलोन या फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है या इसके अलावा और भी बहुत एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, लेट सपोज एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में डिजॉक्सिन आ गया, इसके अलावा जिटॉक्सिन इसमें आ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ग्रुप्स है इसमें, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, ठीक है। मैक्रोलाइड है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्रोलाइड में एजिथ्रोमाइसिन आता है। तो इसी तरह मेग्लेटिनाइड जो है इसमें रीपाग्लिनाइड आता है, ठीक है। So the mechanism of actions or the mode of action of meglitinides or ripaglinides. Okay, so one thing I will tell you that all the anti-diabetic drugs almost they have little bit difference but they have same mode of action। तकरीबन जितने भी ड्रग्स हैं एंटी डायबिटिक्स एजेंट्स में, वो उनके जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या उनके जो मोड ऑफ एक्शन है तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है उसमें, वो फिर मैं खैर हाईलाइट करूँगा जितने भी हम इंशाल्लाह जितने भी हम आगे जाएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू पीपल्स। तो meglitinides are repaglinides at lower the blood glucose by stimulating the release of insulin from the beta islet cells of the pancreas। So as this point is clear that especially if a patient who is diabetic, so it means that there must be a disorder in the pancreas of that patient। so it mean that we are going to treat the pancreas, क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास से होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता बीटा सेल से, तो हमने क्या करना है, whenever this drug can be given to the patients, तो ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग जो है एट लोअर द ब्लड ग्लूकोज, इसका काम ये होता है कि ये आपके ब्लड में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है उसको रिड्यूस करता है बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ इंसुलिन। क्या करते हैं, इंसुलिन को कंपेल कर देता है कि इंसुलिन जो है उसको क्या करता है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है, किस पर्पज़ के लिए, ताकि उसका सीक्रेशन जो है बीटा सेल से, ताकि आपके जो इंसुलिन है दैट द इंसुलिन कैन बी इजली रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास एंड दिस इज आवर मेन टारगेट। So as a result of depolarization will be occur, this depolarizes the beta cell और वो beta cells को depolarize करता है। किस तरह, by opening the cells calcium channels। so opening of the cell the calcium channels, so it become open, as a result of calcium influx induce the insulin secretion and as a result of the calcium influx क्या करता है, it will produce or induce insulin secretion। so when insulin is produced automatically the concentration of the glucose in the blood will become reduced। so this is the main mechanism of action that repaglinide it can directly be responsible to reduce the glucose concentration in the blood by stimulating or by activating the release of insulin from the beta islet cells of the pancreas।
अब इसके जो इंडिकेशन है वो तो ऑलरेडी मैंने पिछला जो लेक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तकरीबन एक ही जैसे हैं. दीज आर द इंडिकेशन, हाई ब्लड शुगर, ब्लाइंडनेस, नर्व प्रॉब्लम. सो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्कस किए क्योंकि एक ही ग्रुप से ये बिलोंग कर रहे हैं. अच्छा तो अच्छा तो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. तो अब वो कौन से कंडीशन है जिसमें हम मेग्लेटिनाइड जो है ये ग्रुप हम यूज़ नहीं कर सकते. असल में ये ग्रुप है एंड दिस इज़ द ड्रग, ये ड्रग है तो ये ड्रग इस ग्रुप के साथ बिलोंग कर रहा है. जिस तरह मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिसेट, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन इट बिलोंग टू एमाइनोग्लाइकोसाइड्स. नाउ दीज आर contraindicated, so these drugs are contraindicated during this condition whenever the glucose concentration is low in the blood. So in case of hypoglycemia, this drug is strongly restricted and it cannot be used in diabetic ketoacidosis, type 1 diabetes mellitus. Diabetic ketoacidosis, it means that when your glucose concentration, when the blood glucose concentration that is high, as a result of there is ketone body which is built up in your body, and you can say the concentration of hydrogen ions they are also increase. So as a result of type 1 diabetes mellitus, so in this case this drug is strongly restricted. तो मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो अब ये जो है आप पैथोलॉजी में आप इसको प्रॉपरली रिव्यू कर ले कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है क्या. ठीक है. सो तो स्पेशली ये इस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो इस कंडीशन में हम नहीं दे सकते, फीवर में हम नहीं दे सकते, इन्फेक्शन में नहीं दे सकते. इसके अलावा सर्जरी में, ट्रॉमा में, हेपेटिक डिजीज़, लिवर डिजीज़, जीरियाटिक्स. एंड वन थिंग इट कैन नॉट बी यूज इन प्रेगनेंसी में भी हम यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड. फिर आप कोई अल्टरनेट ड्रग जो है वो यूज़ कर ले. ब्रेस्ट फीडिंग में भी एहतियात करना चाहिए. Now these are the dosage form and strength, so they are available in tablet form 0.5 milligram, 1 milligram, 2 milligram. Type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus is indicated as an adjunct. Adjunct means helper to the diet and exercise to improve the glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus. It may be dosed 2, 3 or 4 times a day in response to change in the meal patterns. The starting dose is, for example, if the HB hemoglobins when concentration it is less than 8%, then 0.5 milligram per oral is required before each meal. If the hemoglobin concentration that is greater than or equal to 8%, then the dose which is required 1 to 2 milligram per oral before each meal. The dosage range is the dose 0.5 to 4 milligram before meal. Our maximum daily dose is not to be exceeded 16 milligram per day. This is the normal. Now come to our another group. This is called 5-glitazone. So 5-glitazone, this is anti-diabetic drug, and this is the basic group. So this is called thiazolidinediones. So its main mechanism of action or mode of actions that 5-glitazone selectively stimulate the nuclear receptors. 5-glitazone क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर ऑफ द पेरोक्सिसोम्स. प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा इसको कहा जाता है, एंड टू लेसर अमाउंट ऑफ PPAR alpha. So it means that 5-glitazone they can selectively activate the nuclear receptor peroxisome, proliferator activated receptor gamma, PPAR gamma, and to lesser amount PPAR alpha. Proliferator activated receptor gamma and alpha. So actually 5-glitazone they are responsible to control the transcription of genes which is involved in the control of glucose and lipid metabolism in the muscle, adipose tissues and liver. So as I have already discussed in my previous lecture that glucose they are normally stored in different tissues, for example in liver and muscles and many muscular adipose tissues.
So simple, it control the transcription of genes involved in the control of glucose and lipid metabolism in the muscle, adipose tissue, and liver. Now, 5-glitazone, they are contraindicated in infections, cancer of the bladder,